हेलो एवरीवन। आज हम अपने चैप्टर डिटर्मिनेंट को कंटिन्यू करेंगे। डिटर्मिनेंट में हमने आपको एक्सप्लेन किया वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वन ऑर्डर, टू ऑर्डर, थ्री ऑर्डर। क्लियर। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट ऑल्सो। क्लियर। अब माइनर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहली बात हमने आपको एलिमेंट्स की पोजीशन बताई। जैसे एक एग्जांपल है हमारा, हम इसमें आपसे बात करते हैं एक मैट्रिक्स, एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास, इसमें वैल्यू है a12, इट विल बी फर्स्ट वैल्यू क्या मेंशन करते हैं आप, a11, a12, a21, a22। तो ये जो एलिमेंट है हमारा a11 क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। ये हमारा पोजीशन ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। दिस a इट विल बी पोजीशन और a क्या है आपका, वो एलिमेंट होगा। तो हमें ध्यान रखना है, हमने माइनर्स क्या बताया, माइनर्स विल बी, अगर आप ए आई जे कोई एक एलिमेंट फाइंड करते हैं ए आई जे, तो फर्स्ट वाला पार्ट ये रो होता है आपका और ये पार्ट होता है कॉलम। तो रो और कॉलम, इसमें से अगर हम इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दें तो जो भी डिटर्मिनेंट बचेगा उसे हम लोग माइनर बोलेंगे, माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर। अभी देखिए हम एग्जांपल की बात करें a11, अगर हम आपसे बोले a11 का आपको माइनर निकालना है तो आप माइनर के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों को आप क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। जो भी वैल्यू बचेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, माइनर। तो यहाँ पर माइनर की वैल्यू क्या होगी, a22 हो जाएगी। सेम एज इट इज अगर हम आपसे बोलें a12 है, इसका आपको माइनर निकालना है तो a12 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू a11, a12, a21, a22 गिवन है। तो आपको अगर a12 फाइंड करना है तो आप देखिए इसमें फर्स्ट रो हम क्या डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो, और साथ में 12 था तो सेकेंड कॉलम। तो जो भी रिमेनिंग वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, माइनर ऑफ द एलिमेंट a12। तो जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उस एलिमेंट के अलोंग रो और कॉलम दोनों को हम डिलीट कर दें तो जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो कहलाएगी माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। समझ आ रहा है आपको। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। माइनर्स क्या है, माइनर विल बी माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ द एलिमेंट ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे फॉर्म करते हैं, बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। क्लियर। मींस जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है आप उसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो डिटर्मिनेंट बचेगा, जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, माइनर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम आई जे। कैसे रिप्रेजेंट होगा, एम आई जे से हम लोग माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको। इसी ऑर्डर में हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे माइनर्स की। क्लियर। अब इसमें माइनर चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें m11 फाइंड आउट करना है। m11 की वैल्यू क्या होगी, डिलीटिंग द फर्स्ट रो और साथ में क्या डिलीट करेंगे हम, फर्स्ट कॉलम। ये दोनों ध्यान रखने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, a22। सेम एज अगर हम लोग यहाँ पर m12 फाइंड करते हैं तो हम लोग फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a21। नेक्स्ट में हम आते हैं m21। m21 है आपका, इसकी वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a12। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है m22, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम डिलीट कर दें तो क्या वैल्यू बचेगी, a11। ये हमारे माइनर्स हैं ऑफ द गिवन एलिमेंट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इस डिटर्मिनेंट के लिए हमें, ये डिटर्मिनेंट था, इसके लिए हमें m11 कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, क्या वैल्यू आएगी, 8। m12 कैलकुलेट करना है तो हम लोग फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट कर दें, 7। नेक्स्ट वैल्यू m21, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 5।
नेक्स्ट वैल्यू M22, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, क्या रिमेनिंग पार्ट होगा 3। तो इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, माइनर्स। सेम थिंग हम लोग ऑर्डर 3 पर भी एक्सपेंड करते हैं, पर ऑर्डर 3 एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको कोफैक्टर एक्सप्लेन करेंगे, फिर कोफैक्टर के बाद माइनर और कोफैक्टर को कंबाइन करके ऑर्डर 3 में हम लोग एक्सपेंड करेंगे इसको। ना कोफैक्टर्स क्या है, माइनस हमने एक्सप्लेन किया, तो माइनस के बाद कोफैक्टर -1 to the power I plus j into that minor of given element is called the cofactor। मीन्स जो हमने माइनर कैलकुलेट किया था उसमें हम -1 to the power I plus j से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, कोफैक्टर। अब ये I और j क्या है, I और j उस पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन होंगे। जैसे A11 हुआ तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी और J की वैल्यू भी 1 होगी। तो हमारे पास कोफैक्टर्स क्या है, -1 to the power I plus j, क्लियर, इंटू MIJ क्या होता है, माइनर हो जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, AIJ से। जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ MIJ इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट of element which one, Aij in delta, then numbers -1 to the power I plus j called which one, numbers, then it will be I plus j and then into Mij called cofactor of the element Aij। तो हम लोग उस एलिमेंट के लिए क्या बोलेंगे, कोफैक्टर है, और कोफैक्टर रिप्रेजेंट कैसे होगा, Aij से। इसका जरा हम जनरल फॉर्म देख लेते हैं। अगर ये वैल्यू है आपकी Aij, its value -1 to the power I plus j and into this value, ये वैल्यू आपके क्या हो जाएगी, Mij, और यहाँ पर Mij क्या है आपका, Mij हो जाएगा which one, माइनर, ये वैल्यू आपकी माइनर हो जाएगी। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लें हम। अच्छा, I plus j है, दो नंबर्स हैं, उनको आप ऐड करेंगे, या तो ऑड मिलेगा या फिर इवन मिलेगा। ठीक है, और हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी पता है, -1 to the power ऑड ऑलवेज भी -1, और -1 to the power इवन है अगर, तो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। ऑड इवन आपको पता है, ऑड मींस ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, 1 3 5 7। इवन होगा जो 2 से मल्टीपल्स है। इसको मोर अगर सिंप्लीफाई करें तो Aij इक्वल टू दैट प्लस Mij इफ I प्लस j इज इवन। प्लस साइन इसको रिप्रेजेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देन इट इज इक्वल टू द माइनस Mij इफ I प्लस j इज ऑड। अगर ये वैल्यू आपकी क्या हो जाती, ऑड हो जाती। अगर ये ऑड है सम तो माइनस साइन, और अगर इवन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन अप्लाई करेंगे। एक पार्ट हम चेक कर लेते हैं कोफैक्टर्स के टर्म्स में। फाइंड कोफैक्टर्स, एक सिंपल पार्ट है, फाइंड कोफैक्टर्स एंड माइनर्स ऑफ 2 -3 then 4 and then 7। तो फर्स्ट वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करेंगे, माइनस। एक साइड हमने माइनस कैलकुलेट कर लिए। देखिए यहाँ पर ये पोजीशन क्या होगी, इसको अगर आप कंपेयर करें तो वैल्यू हो जाएगी A11, A12, A21 और A22। क्लियर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब जरा इसमें हम देखते हैं माइनस M, फर्स्ट वैल्यू 1 1 है। हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, 7 हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट वन M12 में हमने क्या बताया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दें, 4 हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट वन M21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3, देन M22 वैल्यू सेकंड रो सेकंड कॉलम 2। अभी हमने आपको बताया ये माइनर्स थे, अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। तो कोफैक्टर्स क्या होंगे, A11। देखिए जरा दोनों का सम क्या है आपका, 1 + 1 और इंटू दैट M11।
तो -1^2 इंटू दैट m11 7, ये वैल्यू हो जाएगी 7। आप चाहे तो डायरेक्ट भी पुट कर लें। यहाँ पे 1 और 2 का सम क्या है, ऑड हो गया, तो माइनस साइन, माइनस ऑफ m12 की वैल्यू कितनी है -4। नेक्स्ट वन a13, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी a13 का, ये 1 + 3 क्या होता है प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस इंटू -3, आप चाहे तो इसको नहीं पुट करें, वैल्यू -3। नेक्स्ट वैल्यू a14, 1, यहाँ पे क्या वैल्यू थी 13, आपकी 1 1 1 2 हो गया, ये वैल्यू आपकी होगी 2 1। क्लियर, साइड से मैच कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वैल्यू 2 2 हो जाएगी। 2 और 2 का सम कितना होता है 4 होता है, तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इस तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनर्स और कोफैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मैट्रिक्स मेथड फॉलो करेंगे वहां पर हमें कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और मैट्रिक्स मेथड पहले ही हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि 6 मार्क्स में है आपका। क्लियर, उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो हमें यहाँ पर माइनर्स और कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। आप एक चीज ये समझ लें, ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट जब भी होता है तो इसके एलिमेंट्स की पोजीशन a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस ऑर्डर में। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं माइनर्स। पहले हम लोग माइनर्स कैलकुलेट करेंगे। अब माइनर्स में फर्स्ट वैल्यू m11 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, क्या वैल्यू आएगी 30 -52। देखें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसको एक्सपेंड करना हमने पहले ही सिखाया है। 3 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 इंटू 2 -5 इंटू 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी ये 6 -0 इक्वल टू दैट 6। m11 हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू m12 में आप फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट कर दें, तो वैल्यू होगी 20, विच वन फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम 2012, आप मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 -0, वैल्यू क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट वन m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो वैल्यू होगी 2 3 1 और -5। क्लियर, ये वैल्यू इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू -5 -10 देन -3, ये वैल्यू इनको मल्टीप्लाई कर लिए -13। नेक्स्ट वैल्यू m13 हो गया 2 1। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 4 -1 -5 2, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा 8 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 8 -5, 3 वैल्यू हो जाएगी। देन m22 पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, m22 को अगर हम चेक कर लेते हैं इसमें से, m22 के टर्म्स में आप देखें सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम, तो वैल्यू हो जाएगी रिमेनिंग वन 7 -1 एंड 1 2, ये वैल्यू होगी आपकी 14 1 इंटू -1 ही रहेगा, तो 15 वैल्यू हो जाएगी। समझ आ रहा है m22 की वैल्यू। फर्दर अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं हम m22। देन नेक्स्ट वैल्यू m23, अगर ये m23 है आपका, m23 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, m23 के बारे में अगर आप चेक करें इसमें सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, देखें सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड कॉलम, तो क्या वैल्यू होगी आपकी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 7 4 1 -5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं -35 -4, इट विल बी -39। नेक्स्ट वैल्यू m31, ये m31 की प्लेस पर क्या हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 -1 30
तो ये वैल्यू 0 माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू +3 M3 मीन्स थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये वैल्यू होगी आपकी 7 -1 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये आपका थर्ड रो हो गया सेकेंड कॉलम, तो 7 -1 2 0, तो वैल्यू हो जाएगी 0 + 2 इक्वल टू दैट, देखिए 7 × 0 0 हो गया, मिडिल में माइनस साइन होगा, देन -1 × 2 -2 माइनस प्लस, नेक्स्ट वैल्यू M33, अब M33 क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आप ऐसे मेंशन कर लें 7 4 2 3, 7 3 जा 21 -8, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। ये तरीका है हमारा माइनस को कैलकुलेट करने का, क्लियर। बट हमारे क्वेश्चन में है कि हमें कोफैक्टर्स भी फाइंड करने हैं। कोफैक्टर का हमने आपको टेक्निक बताया AIJ। कोफैक्टर्स के लिए आप क्या फॉलो करेंगे, कोफैक्टर्स में AIJ इक्वल टू दैट -1 टू द पावर I + j × MJ, या तो ये मेथड फॉलो कर लें, जब हमने बताया कि अगर दोनों का सम आपका इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू, और अगर सम ऑड है तो कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू। अब हम इसमें कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। आप देख रहे हैं इस टॉपिक को, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप इसको दोबारा से प्ले करके आप चेक कर सकते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं कोफैक्टर्स, हमने माइनस मेंशन कर लिए। अब यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए थी कोफैक्टर्स की, तो कोफैक्टर्स में हमने आपको बताया है कि AIJ इक्वल टू दैट +MIJ इफ I + j, क्या वैल्यू होगी यहाँ पर, I + j इज इवन। अगर आप देखें यहाँ पर ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए थी, इवन होनी चाहिए, और दूसरा वैल्यू माइनस हो जाएगी MIJ इफ I + j कैसा हो जाता है, ऑड। चला चेक कर लें, A11 1 + 1 कितना 2 होता है, तो वैल्यू +6, A12 1 + 2 3 है तो वैल्यू -4, A13 तो यहाँ पर 1 + 3 4 होता है, तो यहाँ पर साइन प्लस इंटू -13 तो -13। नेक्स्ट वैल्यू 821 2 + 1 ऑड नंबर है तो साइन -3, 822 2 + 2 4 हो गया तो सेम पॉजिटिव साइन, 2 + 3 अगर हम फाइंड करते हैं तो ये ऑड आता है तो -39, ये वैल्यू +39 हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट M31 था, ये वैल्यू A31 कैलकुलेट करें, 3 + 1 4 होता है आपका तो पॉजिटिव साइन, A32 इवन 3 + 2 ऑड होगा तो माइनस वैल्यू, और A33 की प्लेस पर वैल्यू आपकी 3 + 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू 13 हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इजीली जो है कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकालना हो तो आप -1 टू द पावर I + j यूज कर लीजिए। माइनस और कोफैक्टर दो अलग अलग स्टेप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट यहाँ पर हमें क्या दिया है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, तो हमने दोनों पार्ट कैलकुलेट किए, समझ में आ रहा है। इस तरह से ऑर्डर 3 के और कई डिटर्मिनेंट्स की आप प्रैक्टिस करें, जिससे आपको माइनर्स और डिटर्मिनेंट दोनों पार्ट क्लियर हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है आपको। अब यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहेंगे। पहली प्रॉपर्टी है, आप लोग को जब भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आप एक्सपेंड कौन सी रो के अलॉन्ग करेंगे, उस रो के अलॉन्ग या कॉलम के अलॉन्ग जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगी, एक्सपेंड गिवन डिटर्मिनेंट अलोंग द रो और कॉलम इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। समझ में आ रहा है, उस रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, इससे हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। समझ आ रहा है। ऐसे अगर मान लीजिए डायरेक्टली हमें एक्सपेंड करना होगा जिसमें जीरोज नहीं हो, तो आप किसी भी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे।
लेकिन ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आप उसी रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें। आप किसी भी रो और कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो आंसर सेम होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, हमें एग्जाम्स में टाइम सेव करना है। एक बच्चे ने जो है जीरो के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम जीरो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया, उसको सॉल्व करने में 30 सेकेंड्स लगते हैं। आप उसका फुल एक्सपेंशन कर रहे हैं, आपको 2.5 मिनट लग गए आपको। तो इसका मतलब जो 2 मिनट्स का डिफरेंस है ना, ये फर्दर आपके 1 और 2 क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। समझ आ रही बात? इसलिए इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या होगा, एक्सपेंड अलोंग रो और कॉलम which one having maximum number of zero, having maximum number of zeros, clear? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड वन, अगर हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करनी है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं कोफैक्टर्स ऑफ एनी रो। तो इसमें जो दूसरी प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाएगी। क्या बता रहे हैं हम, जो भी रो है अगर आप उस रो को उसी जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हीं एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू, हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, A11 A11 A12 प्लस A13 कैपिटल A13। तो इस तरह से जो ये वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें A11 A12 और A13 ये आपके एलिमेंट्स हैं एंड A11 A12 और A13 ये क्या होंगे, रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स। क्लियर? ये हमारे रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स हो जाएंगे। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लीजिए और सेकेंड रो के कोफैक्टर्स, इनका जब आप आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू ऑलवेज 0 मिलेगी। क्लियर? अगर आपने एक रो लिया है और ये फर्स्ट रो हमने कंसीडर की और किसी और अनदर रो या कॉलम के हम जो है कोफैक्टर्स ले लें और मल्टीप्लाई कर लें, उस कंडीशन में ऑलवेज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपका 0 होगा। देख लें आप इसमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू दैट A11 और ये वैल्यू हम सेकेंड रो से लेते हैं A21, देन नेक्स्ट वैल्यू A12, देन A22 प्लस A13, देन नेक्स्ट वैल्यू A23। इट इज ऑलवेज इक्वल टू द 0। मीन्स अगर आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी रो के एलिमेंट लीजिए और दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारी वैल्यू ऑलवेज 0 हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। समझ में आया आपको? तो आपके पास होमवर्क क्या है, आपको माइनस और कोफैक्टर्स के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को रिपीट करके देखना है ताकि यहाँ पर आपको कोई डाउट ना हो। क्लियर? ये लास्ट 3 प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करेगी आपको इन एक्सपेंशन ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। समझ आ रहा है? तो आप इस ऑर्डर में इसको आप प्रिपेयर करें और अगर आपको हमारी क्लास अगर आपको समझ आ रही है, आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में अपने अन्य दोस्तों से भी शेयर करें ताकि ये बेनिफिट उन तक भी पहुंचे। थैंक यू एवरीवन।